हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा। आज आप लोगों के लिए हम गणित की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि सीटेट के लिए है। तो आज हम गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। अगला ऑप्शन 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85। इनको आरोही क्रम में लिखना है। अगला ऑप्शन दिया गया है, कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। अगला ऑप्शन दिया गया है, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले ये हमें समझना है मुक्त अंत का मतलब होता क्या है। अगर हमें मुक्त अंत का मतलब नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन हम सीधी सी बात है गलत करके आएंगे। तो मुक्त अंत का मतलब ये होता है कि जिसका अंत ना हो, जो अनंत हो, उसे क्या कहेंगे, मुक्त अंत। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी अंत हमें मिल जाएगा, एक निश्चित आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आरोही क्रम में लिखो, इसको भी हम आरोही क्रम में लिख देंगे तो इसका भी अंत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है 1/3 से 7/5 कितना बड़ा है, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इसमें कह रहा है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। देखो 4 संख्याएं तो लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं बता रहा है कि हमें क्रमागत 4 संख्या लिखनी है कि क्रमागत सम संख्याएं लिखनी है या फिर विषम संख्याएं लिखनी है, कौन सी संख्याएं लिखनी है हमें ये नहीं बता रहा। सिर्फ ये बता रहा है कि बड़ी 4 संख्या लिखो। अब 2.7 से बड़ी 4 संख्या 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। तो 4 संख्याएं बड़ी कुछ भी हो सकती है ना, तो इसका कोई निश्चित अंत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारे से परिचय कराने का सबसे ज़्यादा उपकरण है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड। अगला ऑप्शन है 3D पेंसिल के नोट्स। अगला ऑप्शन है क्यूबस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर बच्चों को हमें क्या दिया गया है, कक्षा 2 के बच्चों को अगर हमें सरल आकृतियों को समझाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जियो बोर्ड का। तो जियो बोर्ड होता क्या, एक आयत टाइप का ऐसे होता है जियो बोर्ड, लकड़ी का होता है। उसमें क्या होती है, कील लगी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कील लगी होती हैं। तो उसमें कोई भी एक धागा ले लेते हैं या रबड़ ले लेते हैं। तो जैसे हमें त्रिभुज बनाना होता है तो ऐसे उस धागे को ऐसे ऐसे करके ऐसे हम मिला देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि त्रिभुज बन गया है। और हमें स्क्वायर बनाना है तो हम ऐसे 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 मिला देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ये स्क्वायर बन गया है। इस तरीके का रहता है जियो बोर्ड। उस पर हम किसी रबड़ की सहायता से या फिर किसी धागे की सहायता से उन कीलों में फंसा के आकृतियाँ बना के बच्चों को हम समझाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, जियो बोर्ड कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य विषय वस्तु में से एक सवाल है जहां 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों को काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यह सवाल डॉट 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 के लिए पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, HCF तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं को अभ्यास देने के लिए। अगला ऑप्शन है गुणक और गुणज के ज्ञान के लिए। अगला ऑप्शन है HCF ज्ञात करने की कौशल की जांच के लिए। अगला ऑप्शन दिया गया है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करके समस्या कौशल को बढ़ाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा,
सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या कौशल बढ़ाने के लिए। अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो अभ्यास के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी उस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कौशल शक्ति बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले परीक्षा होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है, निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित का पाठ्य चर्चा हो। यहाँ पाठ्य चर्चा लिखा है, पाठ्य चर्चा होगा, पाठ्य चर्चा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी यानी कि 2005 में जो रूपरेखा तय की गई थी उसके अनुसार गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है, आवश्यक होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5, 10 और 15 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणज का अंतर बताइए। क्या करना है हमें, 5, 10 और 15 के सबसे छोटे सारगुणज, तो सबसे छोटा सारगुणज और सबसे बड़ा सारगुणज, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा सारगुणज, जब सबसे छोटे की बात आएगी तो सीधी सी बात है, हमें क्या कर लेना है, हमें निकाल लेना है लाशा। लाशा को बोलते हैं एलसीएम। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 35। अब देखो इसको 5 से ले जाएंगे, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 सते 35। अब इसका गुणज निकाल लो, 5 दूना 10 और 10 सते 70। तो टोटल कितना आ गया सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा सारगुणज आ गया 70। अब फिर क्या कह रहा है, सबसे बड़ा सारगुणज। तो सबसे बड़ा सारगुणज का मतलब क्या होता है, मासा। क्या, मासा। तो अब इसका मासा निकालेंगे। तो देखो 5 का हम गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं। 5 का क्या हो जाएगा, 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 35 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुणे 7। तो मासा, मासा में क्या होता है, जो कॉमन हो। देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 5, देखो इन सब में कॉमन है। तो वहाँ पे कितना आया था, 70 आया था सबसे छोटा सारगुणज, और सबसे बड़ा सारगुणज कितना आ गया, 5 आ गया। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो इसका अंतर पता चल जाएगा कितना, 65। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर कितना है, 65 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 था। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 105 का अगर हम गुणनखंड करें, ये कह रहा है कि अगर हम 105 का गुणनखंड करें तो उन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितने गुणनखंड होंगे। तो पहले ये 3 से ले जाते हैं, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। फिर 5 से ले गए, 5 सते 35, फिर 7 से ले गए, 1 आ गया। तो कितने गुणज हुए, 1 गुणज ये हो गया, 2 गुणज हो गया, 3 गुणज हो गया। टोटल गुणजों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। टोटल गुणज होंगे 3। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट पश्चात कौन सा समय होगा। ऑप्शन से यही तो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है सही आंसर। देखिए कह रहा है कि अभी जो है 2:17 हो रहा है, तो 11 घंटे 59 मिनट बाद तो क्या कर देंगे। आप सबको ये पता होगा कि अगर हम अभी हमारे पास 2:17 हो रहा है, अगर हम इसमें 12 घंटा ऐड कर दें तो 12 घंटा बाद भी क्या होगा, 2:17 ही होगा। अगर यहाँ PM दिया गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 घंटे इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2:17 AM। लेकिन
अब क्या कर देना है, यहाँ पे 11 घंटे 59 मिनट है तो 1 मिनट को कम कर दो। जब 1 मिनट को आप कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2:16 AM, ये होगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3.5 समकोणिक में डिग्रियों की संख्या है। तो 3.5 समकोणिक में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, तो 3.5 का मतलब आप समझ रहे होगे कि एक समकोण में क्या होता है, एक समकोण में 90 अंश होता है। मतलब एक समकोण कितने के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। तो सीधी बात है, अगर 3.5 कह रहा है तो सीधी बात है तो उसमें 3 आएगा ज़रूर। तो 3 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, मतलब 270 हो जाएगा। 270 हो गया। अब 3.5 कह रहा है मतलब आधा बचा है, 90 का आधा जोड़ दो, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। हम अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 315। तो 3.5 समकोणिक किसके बराबर होगा, 3.5 समकोणिक होगा ऑप्शन नंबर ए 315 के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े किसके बराबर है। 11 इकाइयाँ कह रहा है, तो देखो सबसे पहले क्या कर देना है, हमें 11 इकाइयों को लिख देना। 11 इकाई का मतलब 11। फिर क्या कह रहा है, 11 दहाइयाँ। 11 दहाइयाँ मतलब क्या हो जाएगा, 11 दहाइयाँ का मतलब हो जाएगा 110। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। हाँ, फिर से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े को अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले 11 सैकड़े पे आते हैं। 11 सैकड़े, कोई भी सैकड़ा होगा, अगर 100 है तो सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो जब 11 सैकड़े की बात कर रहा है तो 11 लिख के आगे 2 जीरो लिख देना है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, 11 दहाइयाँ। दहाई में कितना जीरो होता है, 1 जीरो होता है। तो 11 लिख के 1 जीरो लिख देना है। और इकाई में 1 भी जीरो नहीं होता है तो 11 लिख देना है। अब इन सब को ऐड कर दो, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 1221। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1221। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 509। 509, ये देखिए हमारे पास आ गया 509। और फिर कह रहा 3028। तो 3028 को कैसे लिखेंगे, 3028 को ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 की 7, 2 1 3, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 35 37। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा 2। अगर हम 509 और 3028 को जोड़ेंगे तो 3537 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर है। तो वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप दोनों बराबर है। यहाँ पे दिया गया वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो सीधी बात है आयत का परिमाप भी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। देखो आयत की लंबाई भी क्वेश्चन में दिया गया है, कहाँ दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया। आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। और चौड़ाई नहीं दी गई है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई को यक्स मान लेंगे। अब फिर आयत का परिमाप दिया गया है 24, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता क्या है, तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है फार्मूला आयत के परिमाप का। और आयत का परिमाप इक्वल कितना दिया है, 24, तो इसको हम लिख देंगे। फिर यहाँ ये ब्रैकेट है, हाँ, तो ये 2 हो गया, लंबाई दे दिया है 8 प्लस
b बराबर 24। अब क्या कर देंगे, इस 2 से हम इसको काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो b बराबर यहाँ हो जाएगा 12, ये प्लस में 8 है उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -8, इसको हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4। तो टोटल हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई 4 आ गई। तो जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यल इंटू बी। तो यल पहले से हमको 8 दिया गया है और अभी हमने बी की वैल्यू सॉल्व करके निकाली 4 आया है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान में क्या अंतर है। तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान ये यहाँ पे है 3, तो इसका मतलब 3, उसके बाद जितने अंक हो उतना 0 2 0, तो स्थानीय मान कितना आ गया 3 आ गया। और 3 का अंकीय मान, 3 किस नंबर पे है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 3 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा 297। तो 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान में कितने का अंतर है, 3 के स्थानीय मान अंकीय मान में 297 का अंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक धन के 6 फलक होते हैं। अगला 1 मिलीमीटर 0.6 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है 0.10 और 0.1 समान है। अगला ऑप्शन दिया गया है 56.7 किलोग्राम 5670 मतलब 5670 ग्राम के बराबर होते हैं। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो एक धन के 6 फलक होते हैं, ये भी क्या है, एक धन के 6 फलक होते हैं, ये भी सही है। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी सही है। ये दोनों एक दूसरे के समान है कि नहीं, ये भी सही है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है 0 का कोई मतलब नहीं रहता। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो 0.1 यहाँ आया, 0.1 यहाँ आया, ये भी क्या है, सही है। फिर अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है 56.7 किलोग्राम 5670 ग्राम के बराबर है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 56,700, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56,700 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4th। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो नाव की चाल कितनी दे दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो नाव है उसकी चाल कितनी है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चल रहे हैं। दोनों नाव क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही समय पर चली और एक ही स्थान की ओर अग्रसर हुई। तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो 3.5 घंटे पश्चात, 3.5 घंटे पश्चात का मतलब हम लिख सकते हैं, 3.5 को लिख सकते हैं 3 सही 1/2। अगर इसको हम भिन्न में कर दें 3 दूना 6 1 7 मतलब 7/2। तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। तो क्या कह रहा है, पहली नाव कितने की स्पीड से जा रही है, 20 की स्पीड से। तो हम निकाल लेंगे 3.5 घंटे बाद कहाँ पहुँची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे 7/2, इसको हम काट दिए 10 आ गया, 10 सते 70। तो टोटल ये कहाँ पे पहुँच गई, 70 किलोमीटर चल दी। अगला क्या कह रहा है, 23 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। 23 किलोमीटर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 23 गुणे 7/2, 23 गुणे 7/2। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा हमारे पास 80.5। कितना आ जाएगा 80.5। जगह कम है इसलिए आपको मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहे, ना काट के, आप
खुद से कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। 10.5 आ गया। अब इन दोनों का अंतर निकालना, 80.5 यहाँ पे आया, 70 वहाँ पे आया था। इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 10.5। कितना आएगा? 10.5 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शंस गलत लिख दिए गए हैं क्या इसमें? 1 मिनट देखते हैं, आंसर शायद ऑप्शन शायद गलत लिख गए हैं। जी हाँ, इसमें आंसर्स गलत लिख दिए गए हैं। तो चलिए ऑप्शन इसमें आप समझ लीजिए, इसमें ऑप्शन होगा 10.5 सही होगा। ये ऑप्शन जो है शायद किसी दूसरे क्वेश्चन के होंगे या फिर कहीं से और आ गए होंगे, गलत हो गए हैं ये। तो 10.5 यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो ये क्वेश्चन इजी है काफ़ी, आप लोग आशा करते हैं इसको कर लेंगे। दशमलव में कहाँ, वैसे ही दशमलव में नहीं जाएगा, हमें शेषफल निकालना है, दशमलव में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सबको हम भाग देंगे, तो भाग देंगे कौन सी संख्या शेषफल आएगी बताएं कि रहने देते हैं? आप लोग खुद से कर लीजिए, समझदार हो, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, चलिए अच्छा बता देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे बताए नहीं। 9 से इसको हम भाग दे देंगे 90,707। अब देखो 9 दहम्मा 90 डायरेक्ट ले जाओ 10 बार, 9 दहम्मा 90, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 7 उतारेंगे, जाएगा नहीं, एक बार फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ 70, फिर 9 सते 63 हो गया, फिर 7 बचा तो फिर यहाँ 77 हो जाएगा, फिर 9 अठे 72। अब 77 में 72 घटाएंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा? 5 बचेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यानी कि पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 हो जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदकर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। अब आप इस क्वेश्चन में ये समझना, अगर सुनीता ताज़ी मछली खरीदती है बाज़ार से कितना? 1500 किलो, लेकिन उसका भार सूखने पर 1/3 हो जाता है, मतलब कि 1/3 से इसको डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 500। अगर सुनीता जो है कोई मछली, ताज़ा मछली 1500 किलो खरीद रही है मार्केट से, लेकिन उसको सुखवाने पर उसका टोटल वेट कितना हो जाता है? 500। तो टोटल कितना हो गया? 500 किलोग्राम हो गया उसका भार। उसको बेच कितने में रही? उसको बेच रही है, बेच कितने में रही? 80 में बेच रही है। तो इसका हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 0, 8 पंचे 40, मतलब टोटल कितना आ गया? 40,000 आ गया। ये बेचने का हो गया 80 के रेट से। अब ये देखो खरीदा किस में था? खरीदा था उसने 1500 किलो, उसको 25 में ख़रीदा था। तो अब 1500 का हम क्या कर देंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 गुणे 0 हो जाएगा 0, 25 गुणे 0 हो जाएगा 0, 25 पंचे 125 की 5, हासिल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 25 गुणे 25, 25 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब 40,000 में 37,500 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2,500। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बोतल में 750 लीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होगी? तो देखो 450 लीटर जूस के लिए बोतलों की संख्या ये पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 450 लीटर जूस के लिए तो देखो ये जो दिया गया है, अभी क्या दिया गया था? मिलीलीटर में दिया है। तो 450 लीटर जो दिया गया है इसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? उसके बाद 1 2 3 0, इतना आ गया टोटल। अब हमें क्या करना है? एक बोतल में भरा जा रहा है 750 ml, अपॉन क्या कर देंगे? 750, इसको काट दिए। अब इसको हम पूरे को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 600 बॉटल।
एक कार्टून में अगर 6 बॉटल हैं तो 600 बॉटल कितने कार्टून में आ जाएगी। इसको हम क्या कर देंगे, 600 को 6 से डिवाइड कर देंगे। टोटल हमें कितने कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी, 6 कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, 6 कार्टून की जरूरत, सॉरी 100 कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यही हो गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसलिए उबिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो देखो क्या कह रहा है, आयतन, बॉक्स का आयताकार है तो इसका हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, लंबाई होती है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 4 दी गई है, चौड़ाई 3 दी गई है, ऊंचाई 2 दिया है। इन सब को गुणा कर दो, 4 दूना 12 दूना 24। तो टोटल इसका आयतन निकल के कितना आ गया हमारे पास, 24। आयत का आयतन कितना आ गया निकल के, 24 आ गया। अब हमें निकालना है बॉक्सों की संख्या। तो बॉक्सों की संख्या में कितने सेंटीमीटर पहले दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, 8664। अब हमारे पास जो आयतन आया था 24 आया था, 24 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 361। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, 361 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों में पूछा गया यह सवाल ... की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। अगला ऑप्शन, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल भ्रमणकारी कौशल की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। अगला ऑप्शन, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल भ्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित प्रतिपूर्ण संकल्पना। अगला ऑप्शन है, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। अगला ऑप्शन दिया गया है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। अगला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ए। 0.50 और 0.5 में कौन सा बड़ा है। अगर इसमें त्रुटि हो रही है तो किस लिए हो रही है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित प्रतिपूर्ण संकल्पना के लिए ये त्रुटि हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में बढ़ाने और अपने ज्ञान, विचारों और साक्ष्य करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। अगला ऑप्शन दिया गया है, अपने ज्ञान और समझ को साझा करके शिक्षार्थियों के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अगला ऑप्शन दिया गया है, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों के संबंध बढ़ाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साक्ष्य करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22। अगला क्वेश्चन है 22। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह ... से केंद्रित है। ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। अगला है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना। अगला है नियमित गृह कार्य जमा कराने। अगला है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मीटिंग में 10 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक इनमें से दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एक फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या लगा देना है, n इंटू n माइनस 1/2। तो टोटल देखो इसमें कितने लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे कर दो 10, फिर ब्रैकेट में 10 माइनस 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 10 में 1 घटा दो 9, इसको काट दो 5 और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, हाथ मिलाने की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 45, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 60%। अभी मेरे को संख्या नहीं पता, संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब संख्या का 60% कह रहा है तो गुणे कितना हो जाएगा 60/100 हो जाएगा, और 60/100 का कितना 3/5% किसके बराबर है 36 के। ये देखो 36 हो गया, 3 से काट दो कितना आ गया 12 आ गया, फिर 12 का नम 12 और 12 पंचे 60 हो गया, फिर 5 का नम 5, 5 का नम 5, तो x बराबर 100 का नम 100। तो आंसर कितना आ गया 100। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर एक ही मिल जाएगा सही 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 8, 6, 9 इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चंस दिए गए हैं 378, 236, 459 और 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखो जब हमें इकाई का अंक निकालना हो तो हमें इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा दिमाग लगाना है। मुश्किल से 0.5% का दिमाग लगा दोगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब के इकाई का अंक का जो है उसका आपस में गुणा कर दो। तो इकाई का अंक क्या है, पहले में 8 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 9 है और चौथे में 2 है। इन सब के इकाई का अंक आपस में गुणा कर दो, हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 48 आया। तो इसमें इकाई का अंक हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। अब 8 9 72, 72 में इकाई का अंक कितना आया 2 आ गया। अब 2 दूना 4, कितना आ गया 4। तो इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, इकाई का अंक हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 4 जो कि 4 है। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 604 ... को 6 से 604.6, 11 से विभाजित करें तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। जो ... दिया गया वहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 3, 5 और 7। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सारे को एक जगह पे रख के भाग दे के हमें चेक कर लेना है कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। जो कट रहा होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि 5 दिया गया, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा 5। और एक इसका दूसरा नियम ये भी है, इसके
सम संख्याओं का अंतर और विषम संख्याओं का अंतर जिसमें 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी जब हम विभाजित करने का नया चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें सारा विभाज्य होने का नियम बताएंगे। अभी बस ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे 11 से अगर विभाज्य करना है तो सम संख्याओं का जो ऐड रहेगा और विषम संख्याओं का जो ऐड रहेगा, अगर वो 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुज, हरिश्चंद्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति श्रीनिवास रामानुजम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना, 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या के 3 गुने के योग का 71 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो बड़ी संख्या कह रहा है, बड़ी संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। छोटी संख्या कह रहा है, छोटी संख्या को y मान लेंगे। अब कह रहा है बड़ी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना कर दो 2x हो जाएगा। छोटी संख्या का 5 गुना, इसको 5 कर दो 5y, 5 गुना हो गया। 3 अधिक है, यहाँ क्या कर दो +3 कर दो, बीच में बराबर लगा दो। अगर हम चर अचर को एक साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चर अचर को एक साइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x - 5y = 3। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ध्यान रखिएगा इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पहला समीकरण बन गया। फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है कि बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या हम x माने हैं, x का 4 गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। और छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना हम कर दिए तो कितना बड़ा है ये, 71 बड़ा है, तो बराबर यहाँ हम क्या कर देंगे, 71 कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 जो हमने बनाया है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम इसको सॉल्व करके पूरा अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन नंबर है 29। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। अच्छा, ऐसा करना है इसमें। तो इसमें हमें क्या कर लेना है, सभी संख्याओं को सबसे पहले डिवाइड करके देख लेना है कौन सा दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, पहला 3 3 3 दिया, 333, सीधी बात है वो 3 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ये 3 से कट जाएगी। लेकिन अगर 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, इसलिए ये 4 और 3 दोनों से नहीं कटेगा। अगला आते हैं ऑप्शन नंबर 2, 444 दिया गया है। अगर हम 444 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचा 24 हो गया, 3 अठे 24। ये 3 से पूरा कट जा रहा है, 444 3 से पूरा कट जा रहा है और 4 से भी 444 पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 444। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अगर अंतःकोणों का योग हमें निकालना है तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फार्मूला क्या होता है, 2n-4। क्या होता है, 2n-4 अपॉन en। क्या होता है, en। तो 2 है, 2 en की वैल्यू पंचभुज कह रहा है तो 5 हो जाएगा, -4 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही होगा ना।
और सॉरी यहाँ पे इंटू 90 भी होगा, यहाँ पे इंटू क्या होगा 90 भी होगा। ठीक है, अब क्या कर देना है, 2 पंचे क्या हो गया 10 हो गया, ये दोनों को गुणा कर दिए, 2 पंचे 10 हो गया, 10 माइनस 4 हो गया बटे 5, फिर गुणे 90 ये आया। अब इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 10 में 4 को माइनस कर दिए तो 6 गुणे 90 बटे 5। अब हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन, ऑप्शन आ गया 6 गुणे 90 बटे 5। अब 5 से हम इसको काट देंगे, किसको काट देंगे 90 को, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, और 18 छक्का कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, एक कोण हमारे पास, एक कोण आ गया 108, और पंचभुज कह रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 अठे कितना हो जाएगा 40, और 5 करना 5, टोटल कितना आ जाएगा 540। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, सही होगा 540। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और जिसको क्वेश्चन समझ में 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में ना आए हों तो आप दोबारा हमसे कमेंट करके वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपको और भी बेटर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत हमने क्वेश्चंस में, एक आध दो क्वेश्चंस में जल्दबाजी की, वो इसलिए किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा लंबी करनी नहीं थी। इसलिए हम समीकरण 1 बनाए, समीकरण 2 बनाए, उसके बाद दोनों में 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण को इक्वल करें, फिर समीकरण को सॉल्व करके आंसर दें। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है, एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट टाइम ऐसे ही लग जाता है। इसलिए इस तरीक़े को हम सॉल्व ना करके आप लोगों के पास छोड़ दिए हैं कि आप लोग खुद से सॉल्व करो, आप लोग समझो कैसे सॉल्व करना है। अगर तब भी ना आए तो बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है सारे मित्रों को धन्यवाद, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, क्योंकि अब लगातार कंटिन्यू आपको इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस सेट, बाल विकास की प्रैक्टिस सेट, मैथ की प्रैक्टिस सेट, बहुत ही जल्द सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सब अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।